लीव ऑफ एप्लीकेशन एक इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। और कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिखने का कुछ स्टेप्स रहता है, कुछ सर्टन फॉर्मेट रहता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप लीव ऑफ एप्लीकेशन लिख रहे हो स्कूल में, या बैंक में कोई लेटर लिख रहे हो, या एडिटर को कोई लेटर लिख रहे हो, उसका एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है। और वही सेम फॉर्मेट हम लोग यहाँ भी देखेंगे। तो ये वीडियो में ना सिर्फ हम लोग सिर्फ स्कूल का एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये समझेंगे, बल्कि कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो कॉमन स्ट्रक्चर रहता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इधर एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस यानी आप किसको कर रहे हैं, किसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके एप्लीकेशन का टारगेट कौन है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो एग्जांपल हम लोग समझाएंगे वो है एक्चुअली कि स्कूल में एक स्कूल स्टूडेंट ने एक हफ्ता उसने स्कूल नहीं गया, उसका तबीयत खराब की वजह से, तो इसीलिए वो एक लीव ऑफ एप्लीकेशन दे रहा है अब, ठीक है, अपना स्कूल का प्रिंसिपल को उद्देश्य करके। तो इसलिए सबसे पहले आपको रिसिपिएंट का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो इसलिए स्कूल का नाम सबसे पहले टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अच्छा, टू के बाद कॉमा नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, कॉमा दीजिएगा प्रिंसिपल के बाद, सिंपली टू लिखिएगा, उसके नीचे द प्रिंसिपल, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर नेम ऑफ द स्कूल, फिर आपका स्कूल का जो भी नाम होगा। देखिए मैंने यहाँ मान लिया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में है, इसलिए जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है। अब आपका स्कूल का जो भी नाम होगा आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा एड्रेस, ठीक है, मतलब स्कूल का एड्रेस, ना कि आपका खुद का एड्रेस। आप कहाँ रहते हैं वो नहीं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल कहाँ है उसका एड्रेस। तो मैंने फिलहाल मान लिया है कि कलकत्ता का जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं लिख रहा हूँ। तो आपका स्कूल जहाँ भी होगा आप उसका एड्रेस दे दीजिएगा। फिर उसके नीचे लिखिएगा डेट, थोड़ा सा गैप रखिएगा, फिर डेट लिखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया है कि 17 अक्टूबर को मैं ये चिट्ठी दूंगा अपने स्कूल में जाके, इसलिए 17 अक्टूबर का डेट मैंने लिखा है। फिर आएगा सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं भी हुआ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर। ना कि सिर्फ ये लीव ऑफ एप्लीकेशन स्कूल लीव के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी इनफॉर्मल लेटर के लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट लिखते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है, जितना हो सके टू द पॉइंट रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अननेसेसरी कोई वर्ड्स उसमें लिखने का दरकार नहीं है, जितना कम वर्ड में मैक्सिमम समझाया जाए, ठीक है। सिंपल रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा, दैट शुड बी द सब्जेक्ट। जैसे हम लोग का यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, चिट्ठी लिखने का उद्देश्य, एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है कि लीव का एप्लीकेशन लेना, ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 1 वीक, कितने हफ्ता या कितना दिन मैंने स्कूल नहीं गया, मैं 7 दिन स्कूल नहीं गया, तो मुझे 1 हफ्ता का जो एब्सेंस हुआ उसका लीव चाहिए, उसी के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 1 वीक। इसका बाद जो पार्ट आता है उसको बोला जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि जिस कोई को भी आप उद्देश्य करके चिट्ठी लिख रहे हैं उसको ग्रीट करना, उसको फॉर्मली ग्रीट करना, ठीक है। अब इसमें आप कहीं तरीके का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम यूज़ किया, आप लोग भी सर या मैडम दोनों नहीं लिख लीजिएगा। जैसे आपका स्कूल का प्रिंसिपल जो भी होंगे, अगर वो मेल प्रिंसिपल होंगे तो सर लिखिएगा, अगर फीमेल होंगे तो मैडम लिखिएगा। ऐसे ही सर मैडम दोनों एक साथ नहीं लिख दीजिएगा, सर या मैडम दोनों में से कोई। अच्छा, अगर रिस्पेक्टेड ही लिखना पड़ेगा ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग चाहे तो यहाँ डियर भी लिख सकते हैं, डियर सर या डियर मैम, या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे रिवेयर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ओके, रिवेयर्ड, रिवेयर्ड, ओके। इसका भी मतलब रेस्पेक्टेड ही होता है, सिमिलर मीनिंग आप मान के चलिए। तो रेस्पेक्टेड सर मैम लिख सकते हैं, डियर सर मैम लिख सकते हैं, या रिवेयर्ड सर मैम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो आपको पसंद आए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आ जाता है लेटर का बॉडी, ठीक है ना। अब आ जाएगा लेटर का बॉडी। रिवेट को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब लेटर का मेन बॉडी की आपको लिखना क्या है, आपको कंटेंट मेन आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कोशिश की जाएगी कि 2 पैरा में एटलीस्ट 2 पैरा किया जाए, ठीक है। कोई भी इनफॉर्मल लेटर का एटलीस्ट 2 पैराग्राफ होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ में लिख देने से वो सही नहीं होता है। एक पैराग्राफ में आप अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में कि मेन रीज़न क्या है आपका चिट्ठी लिखने का, और सेकंड पैरा में आप एक तरीके से एक रिक्वेस्ट करते हैं या फॉर्मली एक आवेदन करते हैं कि आपका जो भी कारण से आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसको समझा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए, कंसर्न लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए 2 पैराग्राफ लिखना काफ़ी ज़रूरी है।
देखिए जैसे इसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन। अच्छा, अब ज़्यादातर लेटर्स में विद ड्यू रिस्पेक्ट ही लिखा जाता है, हम्बल सबमिशन नहीं भी लिखा जाता है, तो आप चाहे तो हम्बल सबमिशन नहीं भी लिख सकते हैं, बट मैंने फिर भी ऐड कर दिया कि थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू स्टेट दैट, ठीक है, ये एक तरीके से कॉमन सेंटेंस है। ओके, इसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा, दैट आई मनोज कुमार। यहाँ मैंने सोच लिया कि मनोज कुमार स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। अब आप अपना जो नाम है वहाँ लिखिएगा, आई के बाद कॉमा देके, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सेक्शन ए। अब यहाँ पे आपका जो भी क्लास और सेक्शन होगा आप लिखिएगा। मैंने मान लिया कि 6A का स्टूडेंट है मनोज कुमार। अगर आपका 7B है तो आप 7B लिखिएगा, अगर 8C है तो 8C लिखिएगा, जो होगा उस हिसाब से। इन योर स्कूल, फिर कॉमा, couldn't attend my classes from 9th October to 16th October। अब यहाँ पे आप जितने दिन नहीं स्कूल अटेंड कर पाए हैं वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। फ्रॉम लिख के जो पहला दिन से आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाए हैं वो लिखिएगा, और फिर 2 दे करके जो लास्ट दिन तक आप अटेंड नहीं कर पाए। मान लीजिए अगर आपने, अब क्या होगा कि सिर्फ अगर एक ही दिन आपने स्कूल अटेंड नहीं किया तब तो फ्रॉम टू लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सिर्फ आप ऑन लिख दीजिएगा कि आई couldn't attend my class on 7th of October। मान लीजिए कि सिर्फ 7 अक्टूबर को ही आपने क्लास अटेंड नहीं किया, ठीक है। इन दैट केस सिर्फ ऑन लिख दीजिएगा। अगर एक दिन से ज़्यादा हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी हो, तब फ्रॉम और टू लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मेट है ना लिखने का, जैसे मैंने यहाँ 9th अक्टूबर 16th अक्टूबर ऐसे लिखा है। अगर आप चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन तब TH नहीं दीजिएगा। मतलब अक्टूबर 9 और अक्टूबर 16 ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले मंथ का नेम फिर डेट जो है, लेकिन तब TH नहीं दीजिएगा। और अगर डेट पहले देना है, मंथ बाद में देना है, तब TH देना पड़ेगा। 9th अक्टूबर, 7th मार्च ऐसे। लेकिन अगर उल्टा लिखेंगे तो March 7 या January 4 ऐसे। ओके, ड्यू टू सीरियस इलनेस, ठीक है, I had been suffering from dengue and the doctor had prescribed me a week of bed rest। तो ये मैंने क्यों लिखा, ऐड कर दिया कि डॉक्टर ने 1 हफ्ता का बेड रेस्ट दिया था, ताकि समझ में आए कि मैं 1 हफ्ता, मतलब मेरा पास कोई चारा नहीं था एब्सेंट होने के अलावा, क्योंकि डॉक्टर का एडवाइस था। ओके, फिर नेक्स्ट पैरा में आ जाएगा देयरफॉर यानी कि सो। ओके, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर दिस 1 वीक, ठीक है। डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन हैज़ बिन अटैच टू दिस एप्लीकेशन फॉर योर रेफरेंस। मतलब डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको 1 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट चाहिए, वो भी अटैच कर दिया गया है। जनरली जब आप थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए एब्सेंट होते हैं मेडिकल ग्राउंड में, तो ये एक अच्छी बात होती है अगर आप आपका जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एज ए प्रूफ काम करता है, एज ए एविडेंस काम करता है, ठीक है। अगर 1-2 दिन के लिए हो रहे तो देन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, तब आप ये लाइन को नहीं लिखिएगा, ठीक है। डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन हैज़ बीन अटैच, ये लाइन को नहीं लिखेगा। अगर 1-2 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन के लिए है तो ये लिख दीजिएगा। ओके, आई शैल बी रियली ऑब्लाइज फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। अब चाहे तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, या फिर इसके बदली में ये वाला लाइन भी लिख सकते हैं कि काइंड कंसिडरेशन फ्रॉम योर एंड इज अर्नेस्टली सॉलिसिटेड। चाहे तो आप ये वाला लिख लीजिए, नहीं तो मैंने ऊपर जो लिखा है कि आई शैल बी रियली ऑब्लाइज फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, एक ही बात है, जस्ट दोनों अलग तरीके से मैंने लिख दिया। जिसको जो वाला पसंद आए लिख लीजिएगा। अब फिर आखिर में आता है फिर थैंक करना है, ठीक है, कि आपने एप्लीकेशन लिख दिया। अब जिसको लिखे हैं उसको आप धन्यवाद दे रहे हैं कि आपको अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके आप मेरे ये चिट्ठी को पढ़ रहे हैं, इसका अनुसार आप काम करेंगे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडियंटली या फिर फेथफुली। बार बार मैं बता रहा हूँ, दोनों मत लिख दीजिएगा, ओबीडियंटली फेथफुली दोनों नहीं, या तो ओबीडियंटली लिखिएगा या तो फेथफुली। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस एक साथ नहीं लिख दीजिएगा, आई शैल बी रियली ऑब्लाइज्ड ये भी लिख दिए और काइंड कंसिडरेशन फ्रॉम योर एंड ये भी लिख दिए, दोनों नहीं, कोई एक, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। फिर आपका नाम, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर रोल नंबर। जैसे मैंने मनोज कुमार 6A 12, आपका जो भी होगा, लेकिन ऑर्डर यही सेम मेंटेन रहेगा। पहले योर्स ओबीडियंटली या फेथफुली, फिर नाम, फिर क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा लीव ऑफ एप्लीकेशन। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही और भी एप्लीकेशन, तरह तरह का लेटर और भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।